Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, महासागर। नमस्कार। और ये सिर्फ पानी का एक विशाल विस्तार नहीं है। आज की चर्चा का उद्देश्य महासागरों से जुड़े जो जटिल सिद्धांत हैं उनको सरल बनाना है। बिल्कुल, ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो सके। हम जीसी लियोंग के अध्याय 12 के स्थिर ज्ञान को परीक्षा के गतिशील प्रारूप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें हम पिछले वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को भी ध्यान में रखेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले समुद्र तल की संरचना को समझेंगे, फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी सवालों को देखेंगे, इसके बाद मेंस के लिहाज से एक अहम विषय को जोड़ेंगे और आखिर में अटलांटिक महासागर पर एक छोटा सा मैप वर्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, महासागर का जो तल है वो एकदम सपाट तो है नहीं। जीसी लियोंग के हिसाब से इसकी बनावट कैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जमीन की तरह ही बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं। हम इसे मोटे तौर पे 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग, ठीक है। सबसे पहला है महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये एक तरह से महाद्वीप का ही वो हिस्सा है जो समुद्र की ओर आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, मतलब ये बहुत गहरा नहीं होता होगा? नहीं, ये एक उथला क्षेत्र है, लगभग 100 फैदम यानी कोई 600 फीट गहरा। और परीक्षा के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तल तक आसानी से पहुँचता है। और जहाँ रोशनी होगी वहाँ जीवन होगा। बिल्कुल, इसी वजह से यहाँ प्लैंकटन और सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं वो यही मिलते हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक्स। हाँ, ग्रैंड बैंक्स, उत्तरी सागर, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और दुनिया के ज्यादातर बड़े बंदरगाह भी इसी शेल्फ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला हिस्सा। इसके बाद क्या आता है? जहां शेल्फ खत्म होता है वहां से ढलान में अचानक तेजी आती है। इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढलान या कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये शेल्फ को गहरे समुद्री मैदान से जोड़ता है। और ये गहरा समुद्री मैदान, यह है तीसरा हिस्सा, जिसे डीप सी प्लेन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा लहरदार मैदान है जो समुद्र तल का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। इसकी गहराई 1000 से 3000 फैदम तक होती है। और चौथा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो है महासागरीय गर्त या ओशन डीप्स और ट्रेंचेस। ये महासागर के सबसे गहरे हिस्से हैं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है ना कि ये बीच में नहीं होते। हाँ, ये दिलचस्प है कि ये महासागरों के बीच में नहीं बल्कि महाद्वीपों के काफी करीब पाए जाते हैं, खासतौर पर प्रशांत महासागर में। इसका कोई उदाहरण? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ग्वाम द्वीप के पास मैरियाना गर्त। ये 36,000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। 36,000 फीट? मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो भी वो डूब जाएगा? हाँ, उसकी चोटी भी पानी की सतह से कई किलोमीटर नीचे होगी। कमाल है। अच्छा, अब ये तो हुई संरचना की बात। चलिए इस ज्ञान को कुछ प्रीलिम्स शैली के सवालों के साथ परखते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सटीकता बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग जो है। बिल्कुल, तो कुछ बहुत संभावित प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल महासागरीय धाराओं पर। पूछिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा यानी कोल्ड करंट है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, सी ब्राजीलियाई धारा या डी बेंगवेला धारा। गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, ये तो पक्का है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट भी उसी का हिस्सा है। ब्राजीलियाई धारा भी गर्म लगती है, तो मेरा अंदाजा डी बेंगवेला धारा है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर डी बेंगवेला धारा ही है। इसका नियम बहुत सरल है। क्या नियम है? जो धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं वो ठंडी होती हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म होती हैं। अच्छा। बेंगुएला धारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, इसलिए वो ठंडी है। हाँ। बाकी तीनों गर्म धाराएं हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं। समझ आ गया। हाँ। अब अगला सवाल लवणता यानी सेलिनिटी पर है। लाल सागर की लवणता बाल्टिक सागर की तुलना में बहुत ज्यादा क्यों है? इसके तो कई कारण होने चाहिए। एक तो तापमान होगा। हाँ बिल्कुल, इसके 2 मुख्य कारण हैं।
पहला, लाल सागर एक घिरा हुआ समुद्र है जहां गर्म और शुष्क जलवायु के कारण वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। और जब पानी भाप बनता है तो नमक पीछे रह जाता है। सही। और दूसरा कारण यह है कि इसमें ताजे पानी का बहाव मतलब नदियों से आने वाला पानी बहुत कम है। और बाल्टिक सागर में इसका ठीक उल्टा होता होगा। एकदम उल्टा। हाँ। बाल्टिक सागर ठंडे क्षेत्र में है तो हाँ। वाष्पीकरण कम है। हाँ। और उसमें कई नदियां आकर ताजा पानी मिलाती रहती हैं, इसलिए उसकी लवणता बहुत कम रहती है। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। हाँ। अब एक आखिरी सवाल। ये महासागर तल पर है। महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में इन कथनों पर विचार करें। 1, यह दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है। 2, यह महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये तो आसान है। कथन 1 तो बिल्कुल सही है, हमने अभी चर्चा की थी। लेकिन कथन 2 गलत है। ये तो सबसे उथला हिस्सा है। एकदम सही। तो उत्तर होगा केवल 1। सबसे गहरे हिस्से तो गर्त यानी ट्रेंचेस होते हैं। चलिए, प्रीलिम्स का अभ्यास तो हो गया। अब इन सब तथ्यों को मेंस के उत्तर के लिए कैसे जोड़ें? एक क्लासिक सवाल लेते हैं। महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू गर्म धाराओं का होगा, है ना? बिल्कुल। गर्म धाराएं अपने साथ गर्मी और नमी लाती हैं। इससे तटीय क्षेत्र अपनी अक्षांशीय स्थिति की तुलना में ज्यादा गर्म और नम रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट ही है। वही, जो पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को साल भर बर्फ से मुक्त रखता है, जबकि वो इतने उत्तर में है। और दूसरा पहलू है ठंडी धाराओं का। वो इसका उल्टा करती होंगी। हाँ, और उनका प्रभाव शायद और भी ज्यादा नाटकीय होता है। ठंडी धाराएं तटीय क्षेत्रों को ठंडा और शुष्क बनाती हैं, और यहीं पर दुनिया के बड़े रेगिस्तानों के बनने का राज जुड़ा है। अच्छा, धाराओं और रेगिस्तान का क्या संबंध है? देखिए, जब ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ बहती हैं, तो वो अपने ऊपर की हवा को ठंडा कर देती हैं। और ठंडी हवा नमी धारण नहीं कर पाती? बिल्कुल। वो ठंडी हवा नमी को पकड़ तो लेती है, पर बादल बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया को रोक देती है। इस शुष्कारी प्रभाव या डेसिकेटिंग इफेक्ट के कारण वहां कभी बारिश नहीं होती, और धीरे धीरे वो जगह रेगिस्तान बन जाती। हाँ, इसके कई उदाहरण हैं। पेरुवियन धारा के कारण अटकामा रेगिस्तान, जो दुनिया की सबसे सूखी जगह है। सही। फिर बेंगुएला धारा के कारण नामिब रेगिस्तान, कैलिफोर्निया धारा के कारण मोजावे रेगिस्तान और कैनरी धारा के कारण सहारा रेगिस्तान। ये एक पैटर्न है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। चलिए, इसे अब अटलांटिक महासागर के परिसंचरण के माध्यम से एक नक्शे पर देखते हैं। जरूर। अटलांटिक का जो परिसंचरण है वो 2 प्रमुख वृत्तों या जायर्स में बटा हुआ है। 2 गायर, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। हाँ, उत्तरी अटलांटिक गायर घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घूमता है। ये कहाँ से शुरू होता है? यह उत्तरी विश्वतीय धारा से शुरू होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फिर यह गर्म गल्फ स्ट्रीम के रूप में उत्तर की ओर मुड़ती है, आगे चलकर गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में पश्चिमी यूरोप तक पहुंचती है। और फिर ये ठंडी कैनरी धारा के रूप में दक्षिण की ओर मुड़कर अपना चक्र पूरा करती है। और इस बड़े से चक्र के बीच में ही सारगासो सागर है ना? बिल्कुल। इस दक्षिणावर्त चक्र के केंद्र में एक शांत और स्थिर जल क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। यह अपनी तैरती हुई समुद्री शैवाल यानी सारगैसुम के लिए जाना जाता है। और दक्षिणी अटलांटिक गायर? वो इसका उल्टा यानी वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यह दक्षिणी विषुवतीय धारा से शुरू होता है, जो ब्राजील के तट पर गर्म ब्राजीलियाई धारा के रूप में दक्षिण की ओर मुड़ती है। फिर यह पश्चिम पवन ड्रिफ्ट के साथ पूर्व की ओर बहती है और अंत में ठंडी बेंगुएला धारा के रूप में उत्तर की ओर मुड़कर चक्र पूरा करती है। तो आज हमने महासागर तल की जटिल संरचना से लेकर धाराओं और लवणता के पीछे के विज्ञान को समझा और देखा कि ये पृथ्वी की जलवायु को किस तरह आकार देते हैं। हाँ, और अंत में विचार के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं। बताइए। हमने चर्चा की कि ये धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। अब इस पर सोचें, जलवायु परिवर्तन के कारण जब महासागर का तापमान बढ़ रहा है, तो इन धाराओं के पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। और इसके परिणाम स्वरूप उन जलवायु और रेगिस्तानों का क्या होगा जिन्हें धाराएं बनाती हैं? ये एक भविष्योन्मुखी प्रश्न है जो भूगोल को समसामयिक मामलों से जोड़ता है, और ये मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कौशल है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram.
Don't forget to like, share, and subscribe.